हेलो डियर्स, हम कर रहे हैं वेक्टर्स। आज है लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में हमने काफ़ी सारी बेसिक डेफिनेशंस वेक्टर्स के रिगार्डिंग कर ली थी। वेक्टर्स की बेसिक डेफिनेशन देखी थी, रिप्रेजेंटेशन देखा था, किस तरह हम पेपर को उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ वेक्टर्स की डेफिनेशन देखी थी कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं और पैरेलल वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, ज़ीरो वेक्टर क्या है और ज़ीरो वेक्टर की सिग्निफिकेंस क्या है, को प्लेनर वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर क्या है। इस तरह की कई सारी बातें सीखी थी और एंड में वेक्टर एडिशन के लॉज पे आते आते हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट कर चुके थे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम सीख चुके थे, 2-4 एग्जाम्पल करके देख चुके थे, अच्छी तरह से हमें चीज़ें आ गई थी। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही रिवाइज करते हुए, एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हुए, क्विक रिवीजन करते हुए हम आज के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? बेसिकली ये दो वेक्टर्स को जोड़ता है। ध्यान रखें, इस लॉ के आगे चल के जब हम इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे तो यही सीखेंगे कि 3 वेक्टर्स को एक साथ नहीं जोड़ सकता है, ये 2 वेक्टर्स को एक साथ जोड़ता है। तो मान लो कि आपके पास कोई एक वेक्टर है ऐसे ए और कोई एक वेक्टर है ऐसे बी और मुझे इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है। आई हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर आर, दैट इज़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम इनको कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह जोड़ सकते हैं, जोड़ने का तरीका क्या है। और ये हम सीख चुके थे कि कॉम्यूटेटिव होते हैं, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी सीख चुके हैं कि किसी भी वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ अगर एक प्लेन में मूव कराया जाए, तो शिफ्ट कराया जाए, तो वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे सबसे पहले टेल टू हेड ऐसे वेक्टर ए बना लेना चाहिए। देखो मैंने बनाया है टेल टू हेड, तो ये हो गया एक सिंगल ऑर्डर कि टेल टू हेड के ऑर्डर में मैंने वेक्टर बनाया है। अब यहाँ से मुझे बी वेक्टर भी टेल टू हेड सेम ऑर्डर में बनाना चाहिए। पहले वाला टेल टू हेड बनाया था, दूसरा वाला भी टेल टू हेड ही बनाया है, ठीक। तो इसको कहते हैं सेम ऑर्डर में बनना। अब ट्राइंगल को कंप्लीट करना है तो मुझे थर्ड साइड बनानी है, और जो थर्ड साइड मुझे बनानी है दैट मस्ट बी इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब कि हेड टू टेल, ठीक। और ये जो थर्ड साइड आई है, जो रिवर्स ऑर्डर में बनाई है, दैट इज़ ए प्लस बी वेक्टर, दैट इज़ आर वेक्टर, ठीक। इसको हम क्लास में बच्चों को किस तरह आसानी से समझाते हैं, उसका समझने का तरीका ये है कि सबसे पहले ए वेक्टर लिख लीजिए और ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर का टेल रख दीजिए। ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल। अब इस टेल टू हेड वेक्टर को मिला दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा आर वेक्टर, दैट इज़ ए प्लस बी वेक्टर। आसान है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसमें कोई चमत्कार नहीं, बड़ा आसान है, ठीक। ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन था। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। मान लो मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, इसकी रेडियस है आर, और हम सब जानते हैं अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो तो 2 तरह के सर्कुलर मोशंस पॉसिबल हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खास बात यह है कि उसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो मान लो मेरा पार्टिकल जो है वो यूसीएम ही कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, मैं स्पीड के वेरिएशन पे नहीं जा रहा हूँ। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कॉमन सेंस है कि इस वक्त टेंजेंशियल इसकी वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी है। और 90 डिग्रीज टू इट जब ये पहुंच जाता है नीचे, यहाँ इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी v, और इस पॉइंट को मैं a नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं b नाम देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि बताओ कि व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v कितना होगा। यू कैन नॉट से कि डेल्टा v ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि आपके फीलिंग ऐसी आती होगी कि यहाँ भी वेलोसिटी v है, यहाँ भी वेलोसिटी v है, तो माइनस होकर ज़ीरो हो जाएंगी। नहीं, स्पीड का चेंज ज़ीरो है, लेकिन वेलोसिटी का चेंज ज़ीरो नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी पहले आप देखो तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और अब देखो तो राइट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा v इज़ v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी वी बी माइनस वी ए, ठीक। अब बात आ गई कि सर जी माइनस कैसे किया जाए। हमने जो ऊपर तरीका सीखा है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का, वो तो एडिशन का है, वो कौन सा सब्ट्रैक्शन का है। और यहाँ जब हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, ध्यान रखना कि सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी निकालने के ही सवाल आते हैं वेक्टर से रिलेटेड। तो माइनस कैसे करें, प्लस तो अपने को आ गया, माइनस कैसे करें, तो आओ माइनस करना पहले सीखते हैं, बाद में इस सवाल को लगाते हैं, है ना। इस सवाल को पॉज करते हैं। फर्स्ट लर्न हाउ टू सब्ट्रैक्ट 2 वेक्टर्स। अच्छा, एक बात ये भी क्लियर होगी तुमको कि a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं हो सकते, है ना।
वही अपना ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए हैं, और मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, दैट इज़ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मुझे ये पता करना है। तो क्या किया जाए, गौर से देखो। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अच्छा, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए कि मुझे सब्ट्रैक्शन का कोई मेथड नहीं आता, पर मुझे एडिशन का तो आता है। तो मैं काम करूं कि ए में से बी माइनस ना करके क्यों ना मैं जानबूझकर ए में से माइनस बी को ऐड करूं, तो बात तो वही हो जाएगी, होना तो आखिरकार माइनस ही है। लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब ऑपरेशन मेरे पास प्लस का है, एडिशन का है, तो मुझे लगाना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही पड़ेगा, ट्रायंगल लॉ ही लगाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो मेरे हाथ की चीज़ आ गई कि भाई मुझे एडिशन तो आता है, और ये माइनस बी मुझे पता है कि नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर है, यानी बी वेक्टर जैसा भी है उसका निगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए कि ए वेक्टर को तो ड्रॉ कर लेना चाहिए। हमने ए वेक्टर को ड्रॉ कर लिया। अब इसके हेड पर बी वेक्टर को ना रख के माइनस बी वेक्टर को रख के जोड़ें तो बात बन जाएगी। अब माइनस बी वेक्टर कैसे निकलेगा? तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर आता था बाई 180 डिग्री रोटेशन। याद करो, तो जब भी कभी किसी एक वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया जाता था तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आ जाता था। यानी कि अगर ये बी वेक्टर मेरे पास बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर कैसा होगा? माइनस बी वेक्टर ऐसे इसको रोटेट कर देने पे आएगा, एंड दैट इज समथिंग लाइक दिस। मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज जस्ट ऑपोजिट। ये माइनस बी वेक्टर है, तो इसके हेड पर, ए के हेड पे माइनस बी का टेल, तो मैं लिख देता हूँ माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर होते ही तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कि टेल टू हेड। अब एक वेक्टर बना दीजिए, जो ये वेक्टर आएगा दैट वुड बी आर वेक्टर, एंड दिस आर वेक्टर विल रिप्रेजेंट ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा, आसान भी है, समझ भी आया। और अगर किसी को भी 2 मिनट लगता है समझने में, तो 1 मिनट 2 मिनट रिवाइंड करके इसको दोबारा सुन लो, तो चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। नाउ कम बैक टू आवर क्वेश्चन। अब बी और ए की वेलोसिटी में डिफरेंस निकालना है, वी बी माइनस वी ए निकालना है। तो मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि बी वेक्टर, मैं वेक्टर वेक्टर लगा लूँ, प्लस माइनस टाइम्स वी ए वेक्टर। हाँ, कह तो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सबसे पहले तो वी बी वेक्टर बना लेना चाहिए, यानी ये बी पॉइंट पे जो मेरी वेलोसिटी है दैट इज़ लाइक दिस। मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ, है ना, वरना अच्छा नहीं लगेगा। ये बी वेक्टर पे वेलोसिटी ऐसी रही, ये वी बी वेक्टर है और ये वी ए वेक्टर है, और मुझे क्या करना है? माइनस ऑफ वी ए वेक्टर। माइनस ऑफ वी ए वेक्टर का मतलब इसको रोटेट कर देना है, और ये ऊपर की तरफ मुझे मिलेगा माइनस वी ए वेक्टर, और इसके हेड पे माइनस वी ए वेक्टर का टेल। ओहो, मज़ा आ गया। अब क्या करें? कुछ नहीं, टेल टू हेड जोड़ दीजिए, जो ये मिला दैट इज़ आर वेक्टर, और वही आर वेक्टर जो होगा वो वी बी वेक्टर प्लस माइनस वी ए वेक्टर होगा, और वही वैल्यू जो होगी वो वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर की होगी। ठीक, तो ये वेलोसिटी में चेंज निकालने का तरीका है। दोबारा से इसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आइए। अब मान लो कि कोई वेक्टर ऐसे दिया है, ठीक, इसको मैं ए वेक्टर बोल रहा हूँ, और कोई वेक्टर बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, और मैं इसको बी वेक्टर बोल रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि फाइंड माई आर वेक्टर विच इज़ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एंड फाइंड माई आर प्राइम वेक्टर विच इज़ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये 2 सवाल लगाने। इससे ये मालूम पड़ जाएगा कि ए माइनस बी और बी माइनस ए एक ही जैसे होते हैं कि नहीं होते। तो कॉमन सेंस है कि हम लोग मैथमेटिक्स में इतना तो जान ही चुके हैं, पहले भी से जानते हैं, बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड जैसे ही बदलेगा, बड़े में से छोटे को घटाओगे नेगेटिव आंसर आएगा, छोटे में से बड़े को घटाओगे नेगेटिव आएगा, बड़े में से छोटे को घटाओगे पॉजिटिव आएगा। तो बेसिकली नेचर बदल जाएगा वैल्यू का, यानी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो आइए सबसे पहले आर वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। फाइंड आर वेक्टर दैट इज ए वेक्टर
प्लस माइनस बी वेक्टर, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहला वाला सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ए वेक्टर को बना लिया जाए। मान लो हमने ए वेक्टर को बनाया ऐसे। अब माइनस बी वेक्टर का क्या मतलब है? अगर बी वेक्टर तुम्हें दिख रहा है ऐसा, तो माइनस बी वेक्टर तो जस्ट इसका 180 डिग्रीज पर मिलने वाला है। दिस इज माई माइनस बी वेक्टर। और ए के हेड पे माइनस बी का टेल रखना है भाई। अब बी का टेल नहीं, माइनस बी का टेल, माइनस बी वेक्टर। अब क्या करें? अब टेल टू हेड वाला वेक्टर बना दे, बात बन जाएगी अपनी। ये आया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक, ये हो गया। अब करो भाई, आर प्राइम वेक्टर दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो उसको प्लस माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं। अब क्या करें? सबसे पहले बी वेक्टर को लिखें और फिर माइनस ए वेक्टर को लिखें। तो बी वेक्टर को ढूंढो भाई, कहाँ है अपना बी वेक्टर? ऊपर दिखाई दे रहा है तुमको, ये वाला। और माइनस ए वेक्टर नहीं पता तो ए वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट कर दो एंड दिस वुड बी योर माइनस ए वेक्टर। ठीक, तो सबसे पहले बी वेक्टर को बनाया जाए। बी वेक्टर को देखो तो बी वेक्टर ऐसे बन जाएगा। ठीक, या थोड़ा सा नीचे बना लें, ऊपर जगह कम बचेगी। तो ये रहा तुम्हारा बी वेक्टर। अब माइनस ए वेक्टर को देखो तुम दोबारा से, ऊपर मैंने किधर बनाया है? ऊपर की तरफ, क्योंकि ए वेक्टर नीचे था तो माइनस ए वेक्टर तो ऊपर जाएगा। तो इसके हेड पर माइनस ए का टेल, ये है माइनस ए वेक्टर। अब क्या किया जाए? अब टेल टू हेड वेक्टर बना दिया जाए। दिस इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। गौर से देखो, इन दोनों ही वेक्टर्स में जो मैग्नीट्यूड है ए माइनस बी और बी माइनस ए का वो बराबर है, बट डायरेक्शंस को आप देखो गौर से, डायरेक्शंस को देखिए। ये रहा डायरेक्शन, देखिए इसका एरो इधर है और इसका एरो इधर है। बी माइनस इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस एंड ए माइनस बी इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस। तो डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाती हैं। ए माइनस बी और बी माइनस ए आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। और इस बात को बहुत फोकस करना है। ठीक, तो ये है कि सबसे पहले तो हमें पता चला कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जबकि एडिशन में ये लॉ फॉलो करता है। ध्यान रखो, ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया। अब जितने दूसरे लॉज हम सीखेंगे एडिशन के, उनमें अगर सब्ट्रैक्शन करना उन मेथड से तो भी यही लगेगा। यही लॉजिक इस्तेमाल करें कि आप करें एडिशन ही, बस नेगेटिव ऑफ वेक्टर का एडिशन करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर ऐसे, और एक वेक्टर है बी वेक्टर ऐसे, और पूछा जाए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि जॉइन टू वेक्टर्स, जॉइन टू वेक्टर्स टेल टू टेल, मतलब दोनों की टेल्स आपस में ज्वाइन करिए। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि आप कब हेड हेड ज्वाइन करेंगे, कब टेल टेल ज्वाइन करेंगे। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं इसको बहुत गाढ़ा कर दे रहा हूँ, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये टेल टू टेल मिलाने पर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ए वेक्टर को ऐसे ही बना दूँ और इसकी टेल से बी की टेल मिला दूँ। दिस इज़ माई बी वेक्टर। अब मेरे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन से? एक तो ये नन्हा वाला एंगल जो इनके बीच में अंदर बन रहा है, और एक ये बाहर बनने वाला बड़ा सा एंगल। तो जो छोटा एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, ये थीटा कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे भी वेक्टर रखे हों, कैसे भी वेक्टर रखे हों, उनको टेल टू टेल मिला दीजिए। जब आप टेल टू टेल मिला देंगे तो उनके बीच में जो छोटा वाला एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आगे चल के हम पैरेललोग्राम लॉ सीखेंगे, उसमें एक एनालिटिकल मेथड करके आएगा जिससे हम मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का। तो किन किन बातों पर वो डिपेंड करता है। तो वो जो फैक्टर होगा, वो जो
कहानी होगी, पूरी की पूरी वो कैलकुलेशन जो होगा वो सेगमेंट इस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि देखना आना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करें, दो वेक्टर्स को टेल टू टेल मिला दें। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम उसको टेल टू टेल मिलाएं, ये कभी ना भूलें। और उसके बाद उनके बीच में दो एंगल्स मिलेंगे, छोटा वाला और बड़ा वाला। तो जो छोटा वाला एंगल है दैट इज़ योर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब एक बार ज़रा इसी ए और बी वेक्टर को ट्राइंगल लॉ के हिसाब से जोड़ कर देखते हैं। ठीक, लेट अस से दिस इज़ माई वेक्टर ए एंड दिस इज़ माई वेक्टर बी, और मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं पहले बी वेक्टर लिख लेता हूँ और बी वेक्टर के हेड पर ए वेक्टर का टेल लगा देता हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये। लेट अस से माई ए वेक्टर इज़ दिस, ये है। ठीक, अब मुझे अगर रिजल्टेंट वेक्टर लिखना हो तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो तो ऐसे आने वाला है, ये मेरा रिजल्टेंट है आर वेक्टर। लेकिन एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है, तो कई बच्चे इसमें गलती करते हैं कि इसको एंगल बिटवीन वेक्टर बोल देते हैं, इसमें इसको एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोल देते हैं, और ये सब गलत है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा जो वेक्टर है वो टेल टू टेल ज्वाइन ही नहीं हुआ है। जब तक हमारा वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन नहीं हो जाएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने की हालत में पहुंच पाए हैं। तो टेल टू टेल ज्वाइन करने का क्या मतलब है? लेट अस से ये ए की टेल है, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करूँ, हाँ कंट्रास्ट हो जाए तो दिखाई देगा। ये ए की टेल है, यहाँ अगर बी की टेल आ जाए तो टेल टू टेल मिलने पर जो एंगल बनेगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। तो एक काम करो, इस बी को पैरेलल शिफ्ट करो। मैंने कहा था अगर एक वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर ये मेरा बी वेक्टर है और मैं इसको पैरेलल टू इटसेल्फ देखो शिफ्ट कर रहा हूँ पूरे प्लेन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि ये जो बी वेक्टर है इसको मुझे आगे की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए। मैं इसको आगे शिफ्ट कर रहा हूँ ऐसे। अब वो पीछे वाला बी वेक्टर भूल जाना कि वहाँ है। क्या टेल टू टेल ए एंड बी वेक्टर मैच हो गए? क्या टेल टू टेल मिल गए? टेल टू टेल कॉम्बिनेशन। ठीक, अब टेल टू टेल कॉम्बिनेशन के बाद यू हैव टू चॉइसेस। कौन से? या तो ये वाला वेक्टर सेलेक्ट किए एंगल सेलेक्ट किया जाए या तो बड़ा वाला सेलेक्ट किया जाए। एंड यू नो कि जो छोटा वाला एंगल है वही हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये हो गया भाई। ठीक है ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब ज़रा एक इलस्ट्रेशन और लेकर देख लेते हैं ताकि मालूम चल जाए कि हाँ भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट अस से दिस इज़ माई ए वेक्टर एंड लेट अस से दिस इज़ माई बी वेक्टर। तो आप ए वेक्टर को ऐसे रखिए और बी वेक्टर की टेल से ए वेक्टर की टेल मिला दीजिए, ये बी वेक्टर हो गया। अब मेरे पास दो एंगल्स हैं, एक ये और एक थोड़े से डार्क कलर से बना देता हूँ ताकि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना रहे। एक ये कौन सा एंगल मुझे सेलेक्ट करना है वो ये, दिस इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के केसेस में अगर मैं आपको पीछे करके भी दिखाऊं बार बार, तो ये तो निगेटिव ऑफ अ वेक्टर की बात आ गई, मुझे पीछे जाना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ तो मेरा जो ए वेक्टर है वो इसी तरफ आगे शिफ्ट होगा, और ऐसे शिफ्ट करने पर बी और ए टेल टू टेल मिलेंगे, तो दिस वुड बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसी तरह यहाँ पर ए वेक्टर शिफ्ट होगा तो दिस वुड बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और ये कब है? जब ट्रायंगल लॉ की बात है, यानी टेल टू टेल नहीं मिला था, हेड टू टेल मिला था, और मुझे तो टेल टू टेल मिलाना था। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, अब आती है बात, व्हाट कैन बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। व्हाट कैन बी maximum and minimum value of angle between two vectors। क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? तो चलो देखते हैं। मिनिमम वैल्यू तो आई होप सबको क्लियर होगा कि 0 होगी, ए वेक्टर और इसी दिशा में बी वेक्टर।
तो मैंने कहा ज़रा टेल टू टेल मिला के देखो, ए वेक्टर ऐसे लिखा और बी वेक्टर ऐसे लिखा, टेल टू टेल मिला दी और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है वो 0 आ गया। तो 0 इज़ द मिनिमम एंगल। मिनिमम का आंसर तो ये है। मैक्सिमम का आंसर क्या है? अब अपने एंगल को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते बढ़ाते एक वक्त ऐसा ले आइए कि ये ए वेक्टर और इसी से पीछे की तरफ बी वेक्टर, ये टेल टू टेल मिला दिए और आज की तारीख में जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है दैट इज़ 180 डिग्रीज। ठीक। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं नहीं हमें तो 180 से बड़ा बनाना है, तो चलो बड़ा बना लो। बड़ा बनाने का मतलब बी को और बेंड कर लो, और बेंड करने का मतलब है कि ये है ए वेक्टर तुम्हारा और बी वेक्टर ऐसे हो गया। जैसे ही बी वेक्टर ऐसे हुआ तुम्हारे पास फिर दो चॉइसेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जो छोटा है वही तुम्हारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। और ऊपर भी दो चॉइसेस थी, ऊपर भी 180 नीचे भी 180, तो कोई भी चूज़ कर लेते 180 ही आता। यहाँ नीचे दो चॉइसेस हैं और ये जो थीटा है ये तो 180 से छोटा हो गया। हाँ, यानी कि जैसे ही आप 180 डिग्री से ज़्यादा घूम जाओगे तो आप बड़े वाले एंगल को तो सेलेक्ट ही नहीं करोगे, आप सेलेक्ट तो छोटे वाले एंगल को करोगे। यानी कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180। थीटा मिनिमम इज इक्वल टू 0 डिग्रीज एंड थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। आप इनसे छोटा इनसे बड़ा एंगल नहीं पा सकते, यानी कि जितने भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आएंगे उनकी वैल्यू 0 से 180 के बीच ही लाई करेगी। ये वैसा ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि आपने 400 डिग्री, 500 डिग्री, 1600 डिग्री, 1700 डिग्री ऐसे करके एंगल्स दे दिए, ये वो खेल नहीं है। ठीक, जो दिख रहा है एंगल वो ही अपने काम का है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये है सबसे छोटा सबसे बड़ा एंगल। अच्छा, एक चीज़ और समझना कि जब भी कभी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मैक्सिमम होगा तो देखो दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, और होमोजेनिटी का प्रिंसिपल कहता है कि लाइक चीज़ें आपस में जुड़ेंगी। अगर ये फोर्सेस हैं ए और बी तो देखो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रही हैं, और अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स छोटा हो गया, 0 हो गया, तो देखो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जितना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही रिजल्टेंट छोटा आ रहा होगा मैग्नीट्यूड्स में, और जितना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स छोटा होगा उतना ही रिजल्टेंट बड़ा आ रहा होगा। क्लियर है मेरी बात? आनी चाहिए। अच्छा, आए देखें करें। ये हो गया। ओके, अब गौर से देखना मेरी बात। जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बड़ा हो जाए 90 से तो चीज़ें ऐड ना होकर सब्ट्रैक्ट होने लग जाती हैं, अपोज करने लग जाते हैं ना। देखो जैसे ही 90 से बड़ा एंगल हो गया तो अपोज करने का नेचर जो है वो बढ़ जाएगा। यू कैन सी फ्रॉम हेयर। देखो इस वेक्टर का कोई कंपोनेंट इधर तो आ ही नहीं सकता, इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, अपोज करने के लिए खूब सारा है। इसलिए जैसे 90 से बड़ा एंगल हो जाता है चीज़ें सब्ट्रैक्ट होने लग जाती हैं, इसीलिए वो वैल्यू जो थी वो कम आने लग जाती थी थीटा बढ़ने के साथ साथ। ठीक, ये एक स्टोरी हो गई ट्रायंगल लॉ की। अब हमारे पास जो स्टोरी है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इम्पॉर्टेंट है, और मान के चलिएगा कि यही वो लॉ है जो हमें इस सेशन में याद रखना है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक, दूसरी बात ये है कि मैंने कहा था कि वेक्टर की डेफिनेशन को थोड़ा रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं वही वेक्टर की डेफिनेशन नहीं है। वेक्टर की रियल डेफिनेशन ये भी है, या ये कह लें कि ये ही है कि जिन क्वांटिटीज़ में वेक्टर के अंदर होता क्या है। वेक्टर की डेफिनेशन देख लो। वेक्टर जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, हमने कहा जिनके पास डायरेक्शन हो, तुम बचपन से पढ़ते आए हैं। साथ ही साथ फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो फॉलो करता है वो ही वेक्टर होता है। क्या ऐसी भी क्वांटिटीज़ हैं जो जिनमें डायरेक्शन हो पर वो वेक्टर लॉ को फॉलो ना करती हों?
तो जी हाँ, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें डायरेक्शन होती है और वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए वो वेक्टर नहीं होती। उनमें से एक क्वांटिटी है करंट। जैसे मान लो नीचे से आ रहा है 11 एम्पियर करंट और इधर जा रहा है 6 एम्पियर करंट्स, तो इधर कितना जाएगा? यू शुड से कि इधर जाएगा 5 एम्पियर करंट। तो देखते ही दिमाग में आता है कि 11 आया, 6 गया, इधर 5 जाना चाहिए। गौर से देखो, आपने किसी तरह का कोई ट्रायंगल लॉ नहीं लगाया। ये 6 और 5 ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जोड़ करके इसको 11 बोल रहे हैं, जबकि ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर माइनस हो जाते हैं। ठीक है ना? तो करंट एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, बतानी ज़रूरी थी। खैर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें करना है। मानो कि मेरे पास एक वेक्टर है इस तरह से, ए वेक्टर, और मानो कि इधर की तरफ एक वेक्टर है इस तरह से, दैट इज़ योर बी वेक्टर। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या है, किताबों में अलग से दे देते हैं, उसका एक लॉ का स्टेटमेंट लिख देते हैं और हमें लगता है कि एक नया लॉ है। इन रियलिटी ये कोई लॉ नया लॉ नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ को ही बहुत अच्छी तरह से मॉडिफाई किया गया है। ठीक, मैं ट्रायंगल लॉ से ही इसको प्रूव करके बताऊंगा, बाद में इसकी जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो कर लेंगे। अब अगर मुझे एक वेक्टर चाहिए दैट इज़ आर वेक्टर, इन आर वेक्टर सच दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मुझे अगर ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए जो इन दो वेक्टर का वेक्टर सम हो, तो क्या करना चाहिए? तो मुझे सबसे पहले ए वेक्टर बनाना चाहिए। ट्रायंगल लॉ लगा रहा हूँ, देखना, ट्रायंगल लॉ से पैरेललोग्राम लॉ अपने आप क्लियर हो जाएगा। और ए की हेड पे बी का टेल रख देना चाहिए, ए के हेड पे बी का टेल रख देना चाहिए, मैंने रख दिया। और अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता और फिर इस एंगल को मैं देख रहा हूँ, हाँ, इस एंगल को मैं देखूँ तो ये एंगल थीटा है, एंड दिस एंगल वुड बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्योंकि जब आप ए को पैरेलल आगे शिफ्ट करोगे तभी टेल टू टेल दोनों मैच हो पाएंगे। खैर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इस टेल से इस हेड को जिस वक्त हम मिला देंगे तो ये जो वेक्टर होगा ये कहलाएगा मेरा आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर ही होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इतना तो क्लियर है। हाँ, अब मुझे इतना पता था कि अगर किसी भी वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट करोगे तो कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और कहने सुनने में आता है कि अगर कभी भी किसी वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट करो तो उसमें वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। मैं इस बी वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ, दिस इज़ माई बी वेक्टर। समझ रहे हो? देखो क्या किया, ये बी वेक्टर हो गया। पहले बी वेक्टर कहीं यहाँ हुआ करता था, मैं कलर चेंज कर लूँ, होता था। अब मैंने बी वेक्टर को बिना उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए लेफ़्ट में शिफ्ट कर दिया। अगर शिफ्ट किया तो ये बी वेक्टर अगर है यहाँ पर, तो ये जो मैंने शिफ्ट किया ये भी बी वेक्टर ही होगा, क्योंकि ना मैंने मैग्नीट्यूड बदला ना मैंने डायरेक्शन बदली है, पैरेलल टू इटसेल्फ इन अ प्लेन शिफ्ट कर दिया। ओहो, बहुत अच्छे। क्या अब मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर टेल टू टेल मिल चुके हैं? हाँ, टेल टू टेल मिल चुके हैं। अच्छा, अब मैं ए के पैरेलल बी के हेड से एक लाइन ड्रॉ करूँ और बी के पैरेलल ए के हेड से लाइन ड्रॉ करूँ, अरे वो तो बी वेक्टर है। हाँ, यानी ऊपर वाला ए वेक्टर के जैसा वेक्टर हो गया, डॉटेड लाइन, और ये जो लाइन बनी हुई है ये बी वेक्टर के आइडेंटिकल हो गई। यानी ए के हेड से बी के पैरेलल, बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। गौर से देखो, क्या ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया? हाँ, और पैरेललोग्राम कंप्लीट होने के बाद तुमको ये भी दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ योर थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हाँ, क्योंकि टेल टू टेल मिले। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो कि इनके कॉमन टेल से निकल रहा है, क्या वो डायगोनल हमें रिजल्टेंट के बारे में बता रहा है? हाँ, देखो, ए और बी वेक्टर हमारे पास हैं, उनको हमने टेल टू टेल मिलाया और फिर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ए के हेड से बी के पैरेलल, बी के हेड से ए के पैरेलल, ऐसा मिलाने के बाद हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया। जो पैरेललोग्राम बना उसका वो डायगोनल जो उनके कॉमन टेल से निकल रहा है,
वो रिजल्टेंट वेक्टर को बता रहा है। कॉमन टेल से कौन सा डायगोनल निकल रहा है? ये वाला निकल रहा है। तो लॉ देखो क्या है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इफ वी ज्वाइन टू वेक्टर्स टेल टू टेल, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ ट्रायंगल लॉ में हेड टू टेल थी, अब टेल टू टेल हो गई है। टेल टू टेल एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम then the diagonal from the common tail gives resultant vector which is a plus b vector, है ना। r is equal to a vector प्लस बी वेक्टर। मज़ा आ गया यार, तो बड़ा आसान था। हाँ बिल्कुल आसान था, और इतना ही आसान होता है। बस दिमाग में रखना है कि ये चीज़ें भूलनी नहीं है, ठीक है ना। और तुमको देखो कि मैंने इस डेफिनेशन के हिसाब से आपको लॉ नहीं पढ़ाया है, आपको मैंने ट्रायंगल लॉ के हिसाब से पैरेललोग्राम करके बताया है कि आप ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ही ऐड करिए। और जो रिजल्टेंट वाइट वाला जो बना है आर वेक्टर, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये मैंने पहले ट्रायंगल लॉ से आपको रिजल्टेंट वेक्टर बना के दिखाया कि ये रिजल्टेंट होगा। उसके बाद मैंने बी वेक्टर को शिफ्ट किया पैरेलल, और शिफ्ट करने के बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद ये देखा कि वो जो रिजल्टेंट मेरा था वो रिजल्टेंट वही है, और रिजल्टेंट जो है वो अब स्पेसिफिक डायगोनल की जगह पर आ चुका है। यानी कि रिजल्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं आया, चाहे ट्रायंगल लॉ से निकालो चाहे पैरेललोग्राम से लॉ से निकालो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक ही रहने वाले हैं, इस एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस लिखने का और करने का तरीका बदल जाएगा, रिजल्ट एक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आओ ज़रा सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद बात बन जाएगी। क्या है देखो, मानो कि मेरे पास ए वेक्टर इधर है और मानो कि मेरे पास बी वेक्टर इधर है, और मुझे निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो क्या करें? सबसे पहले तो यार ए वेक्टर को लिख लो। तो हमने कहा कि ए वेक्टर लिख लेते हैं, लिख लिया। अब ए वेक्टर की टेल से, ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम लॉ जो है वो टेल टू टेल लॉ है, टेल से टेल मिलानी है। अब बी वेक्टर को मिला लीजिए, ये बी वेक्टर मिल गया। अब क्या किया जाए? अब इनसे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाए। पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट होता है? पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट होता है कि ए के हेड से बी के पैरेलल, और बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जहाँ तक इंटरसेक्ट कर रही बस वहीं तक मेरे काम की चीज़ें हैं, उसके अलावा लाइनें तो सब बेकार हैं, हमने तो एक्सटेंड करके बना लिया था। अच्छा, ये जो पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ, इस पैरेललोग्राम में जो कॉमन टेल है, इससे निकलने वाला जो डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और यही रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। किसी को कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये है हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और प्रैक्टिस करनी है और कर लेते हैं, आओ। वैसे तो सच बताऊं, इस प्रैक्टिस में बहुत सारा टाइम जाता है, कोई मतलब नहीं इसको करने का, लेकिन क्योंकि हमारी अभी शुरुआत ही हुई है इसलिए बहुत ज़रूरी भी है कि हम इसको करें। या इधर ना करके लेट्स से इधर की तरफ कर लेते हैं बी वेक्टर, और मुझे निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो चलो सबसे पहले ए वेक्टर को ड्रॉ करो। हमने ए वेक्टर ड्रॉ किया। अब ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर की टेल मिलानी है। बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए, टेल से टेल मिला दीजिए, दिस इज़ योर बी वेक्टर। अब क्या करें? अब ए के हेड से बी के पैरेलल, बी के हेड से ए के पैरेलल लाइनें ड्रॉ करें ताकि आपका एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो। ए के हेड से बी के पैरेलल, और बी के हेड से ए के पैरेलल, और कहीं इंटरसेक्ट करके, जहाँ इंटरसेक्ट करके बस वहीं तक मुझे चाहिए, उसके आगे सब बेकार है, मुझे नहीं चाहिए। आई हैव टू इरेज दैट। इरेज ना भी करो, फ़र्क नहीं पड़ता। कॉमन टेल कहाँ है? ये है। कॉमन टेल से जो डायगोनल निकलेगा दैट वुड बी योर रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। आसान है, सिंपल है, यकीन माने। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा स्ट्रगल करें टॉपिक के साथ, तो आपको बहुत ईजिली चीज़ें आ जाएंगी और इतनी आसानी से समझ आएगा, कमांड भी हासिल हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार और इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ आपको। एक इलस्ट्रेशन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक इलस्ट्रेशन क्या है? मानो कि ये है ए वेक्टर और मानो कि ये है बी वेक्टर। ठीक, जोड़कर दिखाओ इनको, ए प्लस बी निकाल कर दिखाओ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, निकाल के दिखाओ। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ए वेक्टर पहले बना लो, ए वेक्टर की टेल पर बी वेक्टर की टेल बना लो। उसके बाद ए के हेड से बी के पैरेलल, बी के हेड से ए के पैरेलल लाइनें ड्रॉ कर लो। कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ये इंटरसेक्ट कर गई। और उसके अलावा जो कुछ बनी है लाइनें सब मेरे काम की नहीं है। ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज करके कॉमन टेल कहाँ है? ये है कॉमन टेल। कॉमन टेल के बाद ये रहा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, बहुत बढ़िया। इस लॉ की ख़ास बात क्या है? अगर ये उपजा ही ट्रायंगल लॉ से है, इस लॉ में ऐसा क्या खास है कि हम ट्रायंगल लॉ के बाद ये पढ़ रहे हैं, जबकि ये एक तरह से उसी से डिराइव हुआ, उसी से बना है एक तरह का लॉ। इसको इंडिपेंडेंट भी मान सकते हो, और मेरे हिसाब से तो ये ट्रायंगल लॉ का ही सिर्फ एक एप्लीकेशन टाइप का है और कुछ भी नहीं है ना। तो क्यों पढ़ें इसको? क्यों पढ़े का कारण ये है कि अगर आपको एक लॉ के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएं और कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो लॉ बहुत अच्छा है। जैसे मानो कि तुम्हारे पास ए वेक्टर ऐसे, फिर मानो कि तुम्हारे पास बी वेक्टर ऐसे। ठीक, तो व्हेन यू अटैच इट अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, आप हेड टू टेल अटैच करेंगे और जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, आना तो वही है, रिजल्टेंट वेक्टर में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। नियम बदल देने से कोई ऐसा थोड़ी है कि वेक्टर बदल जाएगा। ए वेक्टर, फिज़िक्स वही रहती है, आपके करने के तरीके बदल जाए। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप बी के हेड से ए के पैरेलल और ए के हेड से बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और कॉमन टेल से, ओहो ये तो वही निकल आया जो वहाँ निकला था, एक ही जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन आप देखें कि यहाँ आपको दिखाई देगा कि जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है वो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, और जबकि बच्चे जनरली बहुत सालों से देख रहे हैं कि बच्चे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में ट्रायंगल लॉ में गलती करते हैं, ट्रायंगल के अंदर एंगल लेने लग जाते हैं, और जबकि उन्होंने पढ़ा होता है कि बाहर ही मिलता है, ये टेल टू टेल रखने पर मिलता है, पर बारीक बारीक बातें समय पर याद नहीं आती। तो ये कि आपको पैरेलल शिफ्टिंग करके एंगल देखना पड़ता है। और यहाँ पर देखें आप कि टेल टू टेल पहले से ही चीज़ें रखी हुई हैं, तो दिस इज़ योर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और यहाँ पर एरर का कोई चांस नहीं है। अब आपको मैं बताऊं कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल देखना हो कि वो ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, ए का मतलब ये ले लेते हैं, ए वेक्टर का मतलब ये, यहाँ से मान लो अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो ये देखो ये भी तो अल्फ़ा एंगल है, हाँ, क्योंकि टेल टू टेल रखे हैं ना रिजल्टेंट वगैरह। तो गौर से देखो कि यहाँ पर मुझे सब कुछ मिल रहा है, रिजल्टेंट भी आराम से मिल रहा है, पैरेललोग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑर्डर का ध्यान नहीं रखना है, मुझे सीधा सीधा देखना है, टेल टू टेल मिलाओ और पैरेललोग्राम कंप्लीट करके डायगोनल ड्रॉ करके काम करना। तो ये थोड़ी सी एक कन्वीनियंस, और सुनने में भले ही ना लग रही हो, लेकिन जब तुम इसको प्रैक्टिस करोगे, इसके सवालों को प्रैक्टिस करोगे, तो मालूम पड़ेगा कि नहीं पैरेललोग्राम से प्रैक्टिस करनी आसान होती है, सवाल आसानी से लगते हैं और मालूम नहीं चलता है, लेकिन आसानी से समझा जा सकता है इससे चीज़ों को। ठीक, और सुनने में ऐसा नहीं लगेगा कि क्या अलग है यार, दोनों में एक ही जैसी बातें हैं। लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे 50-100 सवालों की, फिर पता चलेगा कि नहीं तुम्हारी एफिशिएंसी पैरेललोग्राम से ही बन रही है। ठीक, एक तो ये बात है, इसलिए मुझे पैरेललोग्राम पढ़ना चाहिए, और पैरेललोग्राम हम पढ़ेंगे भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब पैरेललोग्राम से एक चीज़ आती है, दैट इज़ एनालिटिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट क्या है? वही ए प्लस बी, रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, एक बात और समझना बेटा इस बात को
कि मैंने लास्ट में पैरेललोग्राम के अंदर वो a माइनस बी वाली स्टोरी नहीं कराई है। तो इफ़ यू विश कि a माइनस बी कर लें, तो चलो हम यहाँ पे कोने में एक बार करा देते हैं, वरना कहोगे कि a माइनस बी नहीं कराया। तो इफ़ आई विश टू फाइंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो मुझे क्या करना चाहिए, a वेक्टर को तो ऐसे का ऐसा ही बना देना चाहिए, टेल टू टेल ही। देखना, ध्यान रखना कि लॉ वही है टेल टू टेल वाला। ये a वेक्टर है, b वेक्टर मेरा राइट साइड में है, तो माइनस b वेक्टर लेफ्ट में हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट। तो टेल टू टेल मिलाओ और ऐसे रख दो। ये b वेक्टर ना होके माइनस b वेक्टर, b के हेड से a के पैरेलल, a के हेड से b के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ। एंड दिस वुड बी योर r प्राइम वेक्टर विच इज़ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो वही जो ट्रायंगल लॉ में किया था कि एक को उल्टा करके जोड़ देते थे, बस वो वही करना है कि एक वेक्टर को सीधा रखिए और जो माइनस करना है उसको नेगेटिव ऑफ वेक्टर बना के ऐड कर दीजिए, तो आपके पास a माइनस बी आ जाएगा। तो इसमें कोई नया चमत्कार नहीं, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में हम सीख चुके हैं, इसलिए पैरेललोग्राम लॉ में उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू फाइन, थोड़ी सी लाइन वाइन अच्छी बना लें। ठीक, ये बन गई लाइन, अच्छा लगता है थोड़ा सा। एनालिटिकल मेथड, व्हाट इज़ एनालिटिकल मेथड? तो देखो, एनालिटिकल मेथड क्या है कि हम जब अभी तक कर रहे थे, अभी तक में हमने क्या काम किया कि भाई a वेक्टर बनाया, b वेक्टर बनाया, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये बनाया। क्या इन एरोज से काम चल जाएगा? क्या इन एरोज से काम चल जाएगा? क्या हमेशा हमें रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड्स की नहीं होती है? नंबर्स के साथ हमें डील नहीं करना है? वी हैव टू डील विथ नंबर्स। अगर मैंने 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई और 45 डिग्रीज़ पे 20 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई, तो सिर्फ मुझे रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मतलब नहीं है कि मैंने दिखा दिया कि देखो भैया ऐसा है कि एक तो 10 न्यूटन की फ़ोर्स थी और एक और 10 न्यूटन की फ़ोर्स थी जो 45 डिग्रीज़ पर थी, पैरेललोग्राम बनाएंगे और उससे ये बनाएंगे तो हमारे पास ये रिजल्टेंट फ़ोर्स होगी। सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन से मतलब नहीं, वी हैव टू कैलकुलेट कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स रिजल्टेंट बनेगा, यानी उसके मैग्नीट्यूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड। और दूसरी बात कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ये है, ठीक। क्या आप कॉपी पे ऐसे बताओगे कि ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट की, ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट की? हाँ, कॉपी पे बता सकते हैं, पर ये तो कॉपी पे लिखने का तरीका है, फिनोमेना तो कहीं और है, फोर्स तो कहीं और लग रही है, डिस्प्लेसमेंट तो कहीं और है। हाउ टू टेल द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर? एक तो मैग्नीट्यूड निकालना टास्क है और दूसरा इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालना टास्क है। तो ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। अगर मैं a और b वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ, तो एक बात मान के चलना बेटा कि अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो तभी कर सकता हूँ जब मुझे a का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता हो, साथ ही साथ b का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता हो। अगर मुझे डायरेक्शन नहीं पता तो टेल टू टेल रख के ऐड क्या करेंगे? पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? मैग्नीट्यूड नहीं पता तो कितना बड़ा एरो बनाएंगे? तो जिन वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ उनकी पूरी जानकारी मुझे होती है, यानी कि a वेक्टर एंड b वेक्टर इज़ वेरी मच नोन टू अस। अच्छा, अगर a और b वेक्टर नोन है तो गौर से देखो, मैं ये कह दूं कि a से एंटी क्लॉकवाइज अल्फ़ा घूमने पर मुझे r वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाती है। और a की डायरेक्शन क्या है? a की डायरेक्शन तो हमें पता है, तभी तो हम ऐड कर रहे हैं। यानी अगर मुझे कोई एक डायरेक्शन पता है तो उस डायरेक्शन से कितना एंगल घूमने पर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, अगर मैं ये बता दूं तो सच्चाई ये हो जाएगी कि मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितना किस डायरेक्शन में मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो मैथमेटिकली मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, दूसरा डायरेक्शन फाइंड करनी है। और डायरेक्शन ऐसे नहीं बतानी कि इधर या उधर, डायरेक्शन मैथमेटिकली बतानी है। कोई एक नोन डायरेक्शन से कितने एंगल घूम जाने पर मुझे मेरी डिज़ायर्ड डायरेक्शन मिलेगी। लेट अस से कि ये ईस्ट है और मैंने कहा कि ईस्ट से 30 डिग्री घूम जाइए, तो आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा या मान लो एक स्कूल मिलेगा। स्कूल लिख लेते हैं, स्कूल अच्छी चीज़ होती है, स्कूल मिलेगा।
तो हमने कहा कि ईस्ट डायरेक्शन से इसलिए कहा कि ईस्ट डायरेक्शन मुझे पता है कहाँ है। नॉन डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री घूम जाने पे मुझे स्कूल मिलेगा। कितनी दूरी पर मिलेगा वो इसके मैग्नीट्यूड से पता चलेगा। तो वी हैव टू टेल द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा। तो अब हम जो एनालिटिकल मेथड है वो यही बात करने वाला है कि अब आप क्वालिटेटिवली नहीं क्वांटिटेटिवली चीज़ों को बताइए कि कितना मैग्नीट्यूड और कौन सी डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए हम एंगल्स का इस्तेमाल करेंगे कि नॉन डायरेक्शन से कितने एंगल पर। ठीक, ये अंडरस्टैंडिंग है बेसिक। तो आइए भाई एनालिटिकल मेथड की बातें करते हैं। ए वेक्टर को इधर मान लीजिए और बी वेक्टर को थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए। वी हैव टू वेक्टर्स एंड आई हैव टू फाइंड आर वेक्टर का मॉड, या ये कह लो कि आई हैव टू फाइंड आर वेक्टर। तो आर वेक्टर के पास दो बातें, वन इज़ मैग्नीट्यूड, और अगर ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड का मतलब उसको लिखने का तरीका ऐसे होता है कि आर वेक्टर का मॉड। एंड अदर इज़ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है कि किसी एक नॉन डायरेक्शन से कितने एंगल मुड़ जाने पर मुझे मेरी आर की डायरेक्शन मिलेगी। तो मैं इसको अलग निकालूंगा और इसको अलग निकालूंगा। ये मेरा तरीका होगा। यूज़ क्या करूंगा? पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा देखें, ये मेरा ए वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर। ठीक, थोड़ा सा कम मोड़ा मैंने शायद, और मोड़ देता हूँ। ये मेरा बी वेक्टर। ठीक है। अच्छा, ए वेक्टर और बी वेक्टर मिल चुके हैं। हाँ, एक काम करो कि इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये टेल टू टेल मिले हुए हैं, आप देखो गौर से, टेल टू टेल मिले हुए हैं, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन द टू वेक्टर्स आर जॉइंट टेल टू टेल। बहुत अच्छी बात, ये टेल टू टेल है। अब बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए और ए के हेड से बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। ऐसा करने पर आपको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। और जब वो पैरेललोग्राम बन जाएगा तो आप जो कॉमन टेल है इससे निकलता हुआ डायगोनल बनाएंगे, और जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आर वेक्टर को, विच इज़ इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और अब अगर मैं यहाँ से और समझदारी के साथ देखूँ तो इस एंगल को मैं अल्फ़ा बोलूँगा, क्योंकि ए वेक्टर की डायरेक्शन मुझे नोन है। तो ए वेक्टर से अल्फ़ा डिग्री एंटी क्लॉक मुड़ने पर मुझे आर वेक्टर मिल रहा है। तो आई हैव गॉट डायरेक्शन ऑल्सो। यानी मेरे पास दो बातें हुई, आर वेक्टर का मॉड निकालना कि कितना मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा ये अल्फ़ा निकालना। अगर मैंने अल्फ़ा प्राप्त कर लिया, पता कर लिया, ढूंढ लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो मैं ये बता सकता हूँ कि ए वेक्टर से अल्फ़ा डिग्री एंटी क्लॉक घूमने पे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। बहुत अच्छी बात। अब क्या करें? अब सुनिए क्या करें, बड़ा आसान है। ए वेक्टर को आगे बढ़ाइए, नॉट ए वेक्टर को आगे बढ़ाइए, ए वेक्टर की लाइन को आगे बढ़ाइए। अब मैं इस पॉइंट को P नाम दे रहा हूँ, इसको Q नाम दे रहा हूँ, इसको R, और इस पॉइंट को S नाम दे रहा हूँ। मैं R से नीचे डॉटेड लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ जानबूझकर। आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर। ठीक, और ये जो पड़ा इसको मैं N नाम दे रहा हूँ। नॉर्मल के लिए इस्तेमाल करते हैं इसलिए N यूज़ कर लिया, और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ समझना कि अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। और ये अगर वेक्टर b के बराबर है तो ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है दिस वुड ऑल्सो बी वेक्टर b एंड दिस वुड ऑल्सो बी वेक्टर a। अगर मैं इसको इस तरफ पॉइंट कर देता तो, है ना। तो एक तो ये बात हो गई। तो ये याद रखना है कि b वेक्टर के ऑलमोस्ट इक्वल है, और वो ऑलमोस्ट क्या इक्वल ही है, और ऊपर वाला ए वेक्टर की इक्वल है। अच्छी बात है। क्योंकि मैंने यहाँ पे इस डॉटेड लाइन में किसी तरह का कोई एरो नहीं बनाया है, तो आई शुड राइट बी वेक्टर का मॉड, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन इज़ नथिंग स्पेशल टू मी, क्योंकि डायरेक्शन तो मुझे पता है बी वेक्टर की यहाँ से दिख रही है। अच्छा, अब क्या करें? सिर्फ मैग्नीट्यूड्स में बातें करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स में देखते हैं। मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल PNR। क्या ट्रायंगल PNR आप देख रहे हैं? PNR ट्रायंगल, ये है PNR ट्रायंगल।
जो पी एन आर ट्राइंगल है क्या वो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है? हाँ। अरे वाह, इसमें तो पाइथागोरस लग जाती है। बिल्कुल लग जाती है। क्या किया जाए, आइए देखिए। पाइथागोरस का मतलब ये हुआ कि पी आर का स्क्वायर जो डायगोनल है ना, इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर प्लस एन आर का स्क्वायर। और आर कहाँ है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया है, आर को दिख नहीं रहा है, ऊपर देखें वो आर है। ठीक है, यही तो होगा। हाँ बिल्कुल। अब पी एन को देखो क्या लिख सकते हो, पी एन को लिख सकते हो पी क्यू प्लस क्यू एन का होल स्क्वायर, और एन आर को तो भाई एन आर ही रहने दो। इसको पी क्यू प्लस क्यू एन में क्यों तोड़ा, लॉजिक क्या है उसके पीछे? लॉजिक देखो बेटा, लॉजिक ये है कि यहाँ से यहाँ तक मेरा ए वेक्टर था और उसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है, इसलिए मैंने उसको अलग कर लिया। क्यू एन के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो निकालेंगे, एन आर के बारे में कोई जानकारी नहीं, निकालेंगे। आओ निकालते हैं। देखो मैं इस ज़रा पूरी कहानी को छोटा कर लूँ ताकि आपके सामने से डायग्राम गायब ना हो। दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। आओ अब इस ट्रायंगल में एक छोटी सी चीज़ देखना कि ट्रायंगल में ले रहा हूँ क्यू एन आर ट्रायंगल लिया मैंने। ये क्यू एन आर ट्रायंगल कौन सा है? ये नन्ना वाला। ठीक, क्यू एन आर ट्रायंगल में मैं कॉस थीटा अप्लाई करता हूँ। कॉस थीटा इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? क्यू एन, और हाइपोटेन्यूज क्या है? क्यू आर। तो क्यू एन की जो वैल्यू है क्या वो क्यू आर इंटू कॉस थीटा है? हाँ बिल्कुल। और क्यू आर को अगर आप देखोगे तो क्या वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है? हाँ, तो मैं लिख लेता हूँ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। बहुत अच्छी बात। अब इसी क्यू एन आर ट्रायंगल के अंदर मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूँ। साइन थीटा अप्लाई करने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्यू एन आर ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है एन आर और हाइपोटेन्यूज है बेटा क्यू आर की वैल्यू तो बी है। तो जो एन आर तुम्हारे लिए निकल के आएगा दैट वुड बी बी साइन थीटा। मज़ा आ गया यार, यही तो फाइंड करना था। देखो मेरे पास क्यू एन की वैल्यू नहीं पता थी और एन आर की वैल्यू नहीं पता थी और मैंने पता कर ली। पी क्यू की वैल्यू देखो तो ए वेक्टर के मॉड के बराबर है, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्लस क्यू एन की वैल्यू तो बेटा बी कॉस थीटा है, हमने बी कॉस थीटा लिख लिया और होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस एन आर की वैल्यू देखो तो बी साइन थीटा है, यानी बी साइन थीटा और फिर होल स्क्वायर लगा दिया। अब बेटे इसको आप सॉल्व करते जाइए। स्क्वायर खोल दीजिए, बिना डरे बिना झिझके, बस अब सॉल्यूशन बचा है। जितनी फिजिक्स लगनी थी लग गई, अब सिर्फ कैलकुलेशन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस, अब ये इसको खोलिए तो आएगा बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे लिए दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला। क्यों? क्योंकि इनमें से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं ए स्क्वायर को अलग कर लेता हूँ, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और फिर इधर से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस और ये वाला टर्म जो अलग है दैट इज़ 2ab कॉस थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो सिंपली 1 हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हाँ, दिमाग में रखना। और ये है किसकी वैल्यू? लुक एट हेयर, ये पी आर की वैल्यू। और पी आर कौन है? ये तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि ये आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। मैग्नीट्यूड क्यों सर, वेक्टर क्यों नहीं? अरे तुम पाइथागोरस लगा रहे हो भाई, वेक्टर एडिशन थोड़ी लगा रहे हो। यू आर यूजिंग पाइथागोरस, तो तुम मैग्नीट्यूड की तो बात कर सकते हो। यानी कि मैं इसको या तो सिंपली आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ
और या तो मॉड ऑफ आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मेरे लिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर दैट इज़ इक्वल टू आर, अब मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ तो अपने मन से समझना, बार बार मॉड नहीं लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे ए बी जो हैं वो मैग्नीट्यूड्स हैं ए और बी वेक्टर के, और थीटा जो है वो उन दोनों के बीच का एंगल है। क्या हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढ लिया? बिल्कुल ढूंढ लिया। किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? आप देखो तो डिपेंड कर रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, और इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि दोनों के बीच का एंगल क्या है। और याद करो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जैसे जैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बढ़ रहा था वैसे वैसे रिजल्टेंट की वैल्यू घट रही थी। याद करो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा है। तो देखो चीज़ें कॉस थीटा पे डिपेंड कर रही हैं, और मुझे पता है कि एज थीटा इंक्रीजेस कॉस थीटा डिक्रीजेस, और कॉस थीटा डिक्रीज़ करेगा तो रिजल्टेंट डिक्रीज़ करेगा। ठीक है ना? तो जैसे जैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बढ़ता है वैसे वैसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड घटता है। ठीक, तो ये हुआ हमारा तरीका। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको कि क्या किया गया है। ए वेक्टर बी वेक्टर बनाए गए हैं, टेल टू टेल जोड़े गए हैं, उसके बाद उनसे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया गया है और रिजल्टेंट ड्रॉ किया गया है। उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मार्क किया गया, फिर ए वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ाया गया, आगे बढ़ाने के बाद रिजल्टेंट के हेड से ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद मेरे पास ट्रायंगल आ गया, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, जिसको हम PNR बोल रहे हैं। उसमें हमने पाइथागोरस अप्लाई करी, मतलब सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को जोड़ दिया गया है, मैग्नीट्यूड्स का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद छोटा वाला ट्रायंगल जो है वो QNR है, उस QNR के अंदर हमने cos थीटा और sin थीटा लगा के इस QN और RN, कौन है QN? ये है QN, ये है QN और ये है RN, इनकी वैल्यूज़ निकाली B वेक्टर के टर्म में, क्योंकि B वेक्टर ये और ये बिल्कुल आइडेंटिकल ही हैं क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग हुई है। ठीक, इन वैल्यूज़ को निकाल के हमने अपने इस इक्वेशन में रखा, रखने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आई, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ये आ गया। Let me now write the magnitude of the resultant vector, that is R is equal to root over a square plus b square plus 2ab cos theta। गौर से देखो, once you have taken a vector a and b, तो क्या a और b के मैग्नीट्यूड्स फिक्स हो गए? हाँ। क्या डायरेक्शन फिक्स हो गई? हाँ। अच्छा ठीक, लेकिन अगर आपने कहा कि 10 न्यूटन की फोर्स और 12 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं एंड यू हैव टू फिक्स दिस, ए एंड बी को फिक्स करना है, तो आप रिजल्टेंट अलग अलग पा सकते हैं कि कांस्टेंट आएगा? नहीं, अलग अलग पा सकते हैं। अलग अलग कैसे पा सकते हैं? इधर 10 और इधर 12, 2 बचा, इधर 10 और इधर ही 12, 22 हो गया। तो बेसिकली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बदल के आप रिजल्टेंट को चेंज कर सकते हैं। तो आर डिपेंड्स ऑन थीटा, कि आप सेम दो मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन बदल बदल कर क्या मैग्नीट्यूड्स निकाल सकते हैं, और एक रेंज हो सकती है मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में। तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ आर मैक्स, आर मैक्स तब आएगा जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? दैट इज़ +1। और जैसे इसकी वैल्यू +1 होती है तो वहाँ से थीटा मुझे क्या दिखाई देता है? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ आई पुट थीटा इक्वल 0, कॉस थीटा बिकम्स 1, और कॉस थीटा के 1 बनते ही आर बन जाएगा आर मैक्स। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस बी रेज टू पावर 2। अरे ये तो स्क्वायर और रूट है तो ये तो कट जाएंगे, यानी कि a प्लस बी बन जाएगा। बिल्कुल, आप एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर्स को ऐड कर दीजिए तो डायरेक्टली ऐड करके आंसर आ जाता है, आर मैक्स इज इक्वल टू a प्लस बी। और अभी अभी हम लोगों ने देखा, और ये तुम्हारे कॉमन सेंस में भी, कि 10 न्यूटन की फोर्स और 12 न्यूटन की फोर्स टोटल जो बनेगी वो 22 न्यूटन्स की बनेगी। कैसे 22 न्यूटन्स की बनेगी भाई? डायरेक्ट ऐड हो गया ना। तो जो वो कॉमन सेंस था, अगर वो हमारे ऑब्जर्वेशन, हमारी नॉलेज अगर यहाँ से वेरीफाई नहीं होती तो हम कैसे मान लेते कि लॉ सही है? एंड यू सी कि हमारी वो नॉलेज जो पहले हमने कॉमन सेंस इस्तेमाल की थी या डेली ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको वेरीफाई कर रहा है हमारा लॉ, यानी कि लॉ सही है, गलत नहीं किया आपने। ठीक, ये अच्छा। इसके अलावा आर मिनिमम की चर्चा करो। लेट्स टॉक अबाउट आर मिनिमम। आर मिनिमम कब आएगा? आर मिनिमम तब आएगा जब कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? दैट इज़ -1।
और -1 कब मिलता है कॉस थीटा में? जब थीटा बराबर 180 डिग्रीज होता है। अच्छा, यानी कि जब हमें कॉस मिनिमम लिखने की कोशिश करूँगा तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखूँगा, ये हो जाएगा a² b² और -2ab। माइनस क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू -1 पुट करी है, ठीक है, वो अपने आप माइनस हो जाएगा। a² - b² का फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है क्या ये? हाँ। रूट हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे, क्या ये a - b आएगा? हाँ। यानी क्या r मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो अपने आप से a - b बन जाएगी। बिल्कुल a - b बन जाएगी, ठीक, ये a - b है। और गौर से देखो, 10 न्यूटन और 12 न्यूटन, क्या 2 बचा? हाँ, वेरीफाई कर रहा है, मतलब सही है। और दिमाग में एक बात रखना कि ऐसा नहीं होता है कि कोई किताब में लॉ लिखा है और लॉ लिखने के बाद ये हो गया कि भाई बुक में लिखा है लॉ है तो सही ही होगा। अगर सही है तो हम किसी भी वक्त उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई हमारी कंडीशन को वेरीफाई करिए। अगर लॉ वेरीफाई कर रहा है तो ठीक है, और आप पाएंगे कि जिन कंडीशंस पे लॉ काम करता है उन कंडीशंस पे लॉ हमारी सारे के सारे फिनोमेनास को, सारे के सारे कैलकुलेशंस को वेरीफाई करेगा, तभी वो सही लॉ है, वरना नहीं है। यू कैन चेक जब आप चाहें तब। ये मिनिमम है, यानी कि जो मेरा रिजल्टेंट है दैट रेंजेस फ्रॉम a - b टू a + b। a - b से a + b के बीच में रिजल्टेंट आ सकता है, इसी के बीच में 0 आ रहा है, ठीक। a - b से a + b के बीच में कोई भी वैल्यू गेन कर सकता है, कौन? हमारा रिजल्टेंट, ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। a - b से a + b के बीच में कोई भी वैल्यू हमारा रिजल्टेंट अचीव कर सकता है। वेरी गुड, नॉट एन इशू। ये था एनालिटिकल मेथड आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को पाने का। अब बात आती है सर डायरेक्शन की चर्चा करो। आओ डायरेक्शन की चर्चा करें। डायरेक्शन से पहले एक काम और कर लो, हाँ, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आर वेक्टर इज √a² + b² + 2ab cos थीटा इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। वैसे तो तुम खुद भी कर सकते हो, cos 90 बिकम्स 0। cos 90 बिकम्स 0, तो r की वैल्यू को गौर से देखो तो क्या लिखा जाएगा? a² + b² + 2ab × 0, और ये पूरा टर्म क्या बन गया? 0। हेंस दिस बिकम्स a² + b²। सर ये तो पाइथागोरस वाली कहानी आ गई। एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, दोनों 90 डिग्री पे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, अरे ये तो ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री वाला। और इसमें तो पाइथागोरस लगती है कि ये a b और ये r है, तो a² + b² का रूट जो होगा वो r होगा। हाँ, यानी कि जब हम 90 डिग्री का ट्रायंगल पर डील कर रहे होते हैं तो जो मेरा रिजल्टेंट होता है वो सिंपल पाइथागोरस से निकल आता है। आइडेंटिकल हो गया, यानी कि उसमें पाइथागोरस लग रही है, आइडेंटिकल हो गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंटली क्यों बताया? थीटा अगर 90 दिया हो तो हम रख रख के निकाल लेते। बेसिकली अभी हम आगे सीखेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। वो कंपोनेंट जब करेंगे तो उसमें सीखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वो बेसिस वेक्टर्स बनाते हैं बेसिकली, है ना। तो वहाँ पर 90 डिग्री के केसेस से ही अब हम आगे डील करेंगे। 1-2 लेक्चर बाद हम 90 डिग्री के केसेस को डिफाइन करेंगे और वही डील करेंगे, इसलिए याद होना चाहिए, स्पेशल इसलिए बता दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर मैग्नीट्यूड में निकाल चुका हूँ, डायरेक्शन में अब निकालने जा रहा हूँ। कैसे निकालूँ डायरेक्शन? आइए देखिए, मेरा ए वेक्टर ऐसे था, यस सर। मेरा बी वेक्टर ऐसे था, यस सर। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था, यस सर। ए बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ए के हेड से बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ठीक। मैं ऊपर से इसको हटा देता हूँ। मैंने इसको P नाम दिया था, इस पॉइंट को Q नाम दिया था, ये R था और ये S था। मैंने R से एक परपेंडिकुलर डाला था, यहाँ पे इसको N नाम दिया था। ये एंगल भी थीटा ही हो जाता था। ये Qn है, और अगर ये B वेक्टर है तो ये भी B वेक्टर का मॉड होगा और ये B cos थीटा बन जाएगा। इसी तरह जो ये ऊपर वाला टर्म है
ये बन जाएगा बी साइन थीटा, आर एन की वैल्यू। ठीक, रिजल्टेंट वेक्टर बनाओगे तो बेटा इधर की तरफ रिजल्टेंट आने वाला है, दिस इज़ योर आर वेक्टर। और अगर मैं कहूँ कि मेरा रिजल्टेंट इस ए वेक्टर से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, इफ़ आई चूज़ टू डिफाइन अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा इज़ एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, या एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर विशेष ध्यान रखना कि अब ए फिक्स हो जाएगा कि ए वेक्टर वो वेक्टर होगा जिससे अल्फ़ा नापा जा रहा है, क्योंकि मैंने अब डिफाइन कर दिया अल्फ़ा को कि ए वेक्टर से नापा जा रहा है। और नाम तो कोई भी बदल सकता है, कोई बच्चा कहे नहीं ऊपर वाले को ए ले लें और नीचे वाले को बी ले लें, तो अल्फ़ा वो हो जाएगा जो बी से नापा जाएगा। मतलब जो डेफिनेशन में हम लिखेंगे उसमें ए वेक्टर वो होगा जहाँ से अल्फ़ा नापा गया। अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल पी एन आर, देखते रहना तो अपने आप समझ आएगा धीरे धीरे, है ना। पी एन आर में मैं tan अल्फ़ा लगाने की कोशिश करता हूँ, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पी एन आर में देखो क्या है, दैट इज़ बी साइन थीटा अपॉन बेस क्या है, ए इतना प्लस बी कॉस थीटा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज़ अल्फ़ा रियली? अल्फ़ा इज़ tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये अल्फ़ा बन गया। tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये अब एंगल बन गया। क्या हमने मैग्नीट्यूड पता कर लिया? हाँ। क्या हमने एंगल पता कर लिया? हाँ। और जब भी हम कभी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस फॉर्मूले को हमने तब बनाया है जब हमने अल्फ़ा एंगल ए से नापा है रिजल्टेंट का। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए वेक्टर वो वेक्टर है जिससे अल्फ़ा मीज़र किया गया है। जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा ही आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ए और बी का नोटेशन ना आके कुछ और नोटेशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फ़ा कहाँ से नापा गया है, ए से नापा गया है। इसमें ए वो होगा जहाँ से एंगल नापा गया है। तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर के लिए दो बातें आ गई, दो इन्फॉर्मेशन। वन इज़ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, theta is the angle between a vector and b vector, and alpha which is angle made by resultant vector from a vector is b sin theta upon a plus b cos theta। ये दो जानकारियाँ आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर को लेकर आ गई हैं। जैसे ही आपके पास दो जानकारियाँ आ जाएंगी रिजल्टेंट वेक्टर को लेके, वैसे ही आप कहेंगे कि एक वेक्टर के पास है क्या, दो ही तो उसके पास चीज़ें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, एंड वी हैव फाउंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और मेरा तो काम ही हो गया, जो चाहा था बन गया। ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और उसका एनालिटिकल मेथड। अब हम पॉलीगॉन लॉ में थोड़ी देर में जाएंगे और अगले लेक्चर में इस पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, इसको रिवाइज़ करिए। और मेरा सजेशन ये है कि वन गो में तो आप लेक्चर सिर्फ देखिए, नोट मत करिए, और उसके बाद लेक्चर देखकर आप इसके नोट्स बनाइए। वन गो में लेक्चर देखिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कि आप लिखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आएगा तब जब आप एक वन गो में लेक्चर देखें और उसके बाद दोबारा में उसको नोट करें। तो ये करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।